देखो अगली जो इकाई है हमारी सांद्रता की वो है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पीपीएम। 3 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए थे, है ना। आज चौथी है पीपीएम। इसमें देखो क्या है, समझिए आप कि इसमें अगर आपका हमें मालूम है कि विलयन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, विलेय और विलायक, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और हम ये जो इकाइयाँ निकाल रहे थे ये तुलना करके निकाल रहे थे कि टोटल नीचे लिख देते थे विलयन का, ठीक है, द्रव्यमान कितना होता था, उसमें से विलेय कितना है, पहले ऐसे पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशत में ऐसे तो पढ़ा था। फिर उसके बाद आयतन प्रतिशत में क्या पढ़ा था, टोटल विलयन का आयतन और उसमें विलेय का आयतन कितना है गुणा 100 कर दिया था। उसके बाद द्रव्यमान आयतन पढ़ा था, तो द्रव्यमान आयतन में टोटल विलयन का आयतन और ऊपर विलेय का मात्रा ग्राम में गुणा 100 कर दिया था। आज हमें पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, ठीक है। तो सबसे पहले आम मिलियन, मिलियन का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, ठीक है, 10 की घात 6, यही तो होता है। 1 मिलियन बराबर 10 की घात 6, 10 लाख, यही बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो, जब हम अभी तक पढ़ रहे थे जितनी इकाइयाँ तीनों जो हमने पढ़ी थी, उसमें क्या करना होता था कि उसमें हमें 100 का गुणा कराना होता था। द्रव्यमान प्रतिशत जब हम कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमें 100 का गुणा करना होता था। ऐसे देखो, द्रव्यमान प्रतिशत में हम क्या कर रहे थे, नीचे विलयन की मात्रा, ठीक, विलयन की मात्रा, ऊपर का है कि विलेय की मात्रा। अब ये दोनों ग्राम में लेते थे ना, और गुणा हम 100 का करते थे, गुणा हम 100 का। तीनों में हमने ऐसा ही किया था। जब द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा तब भी 100 का गुणा कर रहे थे, आयतन प्रतिशत पढ़ा तब भी 100 का गुणा कर रहे थे, और इसके अलावा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ रहे थे तब भी हम 100 का गुणा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब हमें, यहाँ पे जैसे हम 100 का गुणा करते हैं वो 100 का गुणा करके नहीं करेंगे, 10 की घात 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें देखोगे, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन बराबर, आपको ये सूत्र याद रखना है, फिर अभी लिखा देंगे इसकी डेफिनेशन। पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम बराबर, अगर याद रखो पीपीएम शॉर्ट में, पीपीएम बराबर, ठीक है। तो टोटल नीचे लिखना है, नीचे क्या होता है विलयन, नीचे क्या होता है विलयन, तो लिखोगे विलयन की मात्रा या विलयन की मात्रा, और उसमें कितने विलेय का मात्रा उपस्थित है, ठीक है, विलयन की मात्रा और ऊपर विलेय की मात्रा, ठीक, और गुणा यहाँ पे आपको कितना करना पड़ेगा, 10 की घात 6। विलयन की मात्रा, टोटल विलयन की मात्रा कितनी है और उसमें विलेय की मात्रा कितनी है, ठीक है, ये ऐसे करना, और 10 की घात 6 आपको कर देना है, ठीक है। तो पीपीएम बराबर विलयन की मात्रा, कुल विलयन की मात्रा या कुल विलयन की मात्रा, जो भी आप लिखना चाहो, कुल विलयन की मात्रा, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। और ऊपर लिखना है, या ऐसे लिख लो, कुल विलयन की मात्रा या कुल विलयन का भाग, ये लिख लो, जो चाहो अपना, ठीक है, ऐसे लिख लो, कुल विलयन की मात्रा, कुल विलयन की जो मात्रा है उसमें से विलेय की कितनी मात्रा है और गुणा 10 की घात 6 करना है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, पीपीएम बराबर, ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो अगर इसकी मतलब डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो वो कैसे लिखोगे, ठीक है, तो वो भी देख लो, हम बोल देते हैं, उसको लिख लो। तो देखो इसका प्रयोग कैसे होगा ये आप समझिए। पहले इसमें क्या आपको बात याद रखनी है कि जो पीपीएम जो है इकाई की मात्रा, इसको जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तभी उपयोग में लाया जाता है। इसका मतलब समझिए आप, जैसे कि आप ये समझिए, आपके पास ड्रम भर पानी है, ठीक है, अब उस ड्रम भर पानी में तुमने क्या किया, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी घोल दी, बात समझना। मान लेते हैं उस ड्रम भर पानी में, या ऐसा समझ सकते हैं 1000 लीटर आपके पास पानी है और उस पानी में आपने केवल 20 ग्राम चीनी घोल दी, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आप पानी इतना ज़्यादा, अब 20 ग्राम चीनी घोलोगे, पता लगेगा क्या, नहीं पता लगेगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ऐसी स्थिति हो कि विलायक बहुत ज़्यादा हो और विलेय की सूक्ष्म मात्रा हो, तो उस समय जिस इकाई का प्रयोग किया जाएगा तो पीपीएम का प्रयोग किया जाएगा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब अच्छा, इसका मतलब समझ लेते हैं। पीपीएम का सूत्र तो हमें पता हो गया है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने देखो और लिखा है, उसको समझिए आप कि यह इकाई द्रव्यमान प्रतिशत तथा आयतन प्रतिशत के रूप में प्रयोग की जा सकती है, बात समझना। द्रव्यमान प्रतिशत तथा आयतन प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया सकती है। तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत आपको मालूम है, इसका एक उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे बताते हैं आपको कि एक विलयन है, मान लेते हैं कि उसकी जो मात्रा है, देखो इधर 5 देखिए 5.8 ppm है, बात समझना। हमने क्या बताया इसको समझिए आप पहले। एक विलयन है, उसकी सांद्रता 5.8 ppm है, कितनी है,
5.8 ppm या 5.8 पार्ट्स पर मिलियन है। इसका मतलब आपको देखना है, इसका मतलब ये देखो 5.8 अगर इस सूत्र के रूप से बदलोगे तो 5.8 आ जाएगा ऊपर जो है ये विलेय की मात्रा। क्या की मात्रा बच्चों? विलेय की मात्रा है। और विलयन की जो टोटल मात्रा है आपकी वो 10⁻6 है। कितनी है? 10⁻6। ये विलयन की मात्रा, बात समझना, ये विलयन की मात्रा है। मतलब का इसका मतलब ये हुआ अगर आप इसको ml में ले रहे हो, ठीक है, देखो इधर, अगर आप इसको इस पहले इसमें लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत में, ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 10⁻6 ग्राम विलयन है, 10⁻6 ग्राम विलयन है, तो उस विलयन में केवल और केवल 5.8 ग्राम विलेय है। बात समझना मेरी। क्या बताया बच्चों कि अगर आपके पास 10.6 ग्राम टोटल विलयन है, कितना है? 10.6 ग्राम, तो उसमें केवल 5.8 ग्राम विलेय है। बात समझना। ये देखो यहाँ पे इस मात्रा को भी हमने काय में लिया है? ग्राम में। तो ये द्रव्यमान में हुआ, ये वाला द्रव्यमान हुआ, तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में बदल गया कि नहीं? बदल गया कि नहीं? ऐसा तो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। नीचे वाली कुल मात्रा भी ग्राम में होती है, ऊपर वाली कुल मात्रा भी ग्राम में होती है। ऐसा तो होता है कि नहीं? तो बिल्कुल देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर आपके पास टोटल 10⁻6 ग्राम विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻6 ग्राम है, मतलब अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे, कितना आ जाएगा? ये 10⁻6 ग्राम है, बताओ कितना किलोग्राम आ जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 10⁻6 ग्राम का मतलब होता है 10 क्विंटल, ठीक है? कितना होगा? 10 क्विंटल लगभग। तो 10 क्विंटल में विलयन टोटल तुम्हारे पास 10 क्विंटल है और उसमें विलेय कितना घुला हुआ है? केवल 5.8 ग्राम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देख सकते हो विलेय की कितनी छोटी सी मात्रा है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब ये हमने तो द्रव्यमान प्रतिशत में बदला है। अगर आप चाहो तो इसको आयतन प्रतिशत में भी बदल सकते हो। तो आयतन प्रतिशत में बदलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ग्राम की जगह क्या करना पड़ेगा? ml। क्या करना पड़ेगा? ml। और ऊपर भी ये ग्राम की जगह तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? ml। ये बताया था ना कल। तो यहाँ पे आप 10⁻6 ml में, 10⁻6 ml में जो विलेय है केवल 5.8 ml घुला हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा है, ठीक है? और ये विलेय की मात्रा बहुत कम है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब तो समझ गए होंगे। तो इसका मतलब देखो हमने बता दिया ppm का मतलब क्या है? विलेय की मात्रा, और नीचे कुल विलयन की मात्रा, और गुणा 10⁻6 करना होता है, ठीक है? और वहाँ जबकि जो सूत्र पढ़े थे उसमें गुणा कितना होना करते थे हम? 100 के गुणा करते थे, ठीक है? तो इसका मतलब भी हम लिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक, ताकि आपको याद बना रहे, ठीक? तो इसका मतलब भी हमने बता दिया 5.8 ppm का मतलब अगर कहीं पे भी आ जाए तो तुम तुरंत समझ जाओ टोटल विलयन कितना है? 10⁻6 ग्राम। टोटल विलयन कितना है? 10⁻6 ग्राम। और उसमें विलेय कितना घुला हुआ है? जितना लिखा हुआ है, जिसमें 5.8 है तो 5.8, ठीक है? तो हमने ये लिखा है 5.8 ppm विलयन का सांद्रता का तात्पर्य है विलयन की कुल मात्रा 10⁻6 ग्राम है और उसमें जो घुला विलेय है वो 5.8 ग्राम है। क्लियर? नोट कर लो इसको जल्दी से। देखो इधर, तो अब हम पढ़ेंगे मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक? तो देखिए बच्चों, जैसे हम मान लेते हैं ये आपके पास विलयन है, और विलयन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? विलेय और एक विलायक। क्लियर? ये तो सब जानते हो, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ देखिए बच्चों, एक आपके पास विलयन है, बात समझना, एक विलयन है आपके पास। उस विलयन में हम मान लेते हैं कि जो विलेय के मोल घुले हुए हैं, जो विलेय के मोल हैं वो हैं Na। कितने हैं बच्चों? Na, ठीक है? और विलायक के मोल जो घुले हुए हैं वो कितने हैं? Nb। बात समझना, बस समझने की कोशिश करो। देखो मोल क्या होता है अभी आपको बताएंगे। पहले आप देखिए, एक विलयन है आपके पास, उसमें हमें पता है विलयन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, विलायक और विलेय, ठीक है? हमने आपको बताया क्या कि जो विलयन है उसमें जो विलेय के मोल हैं वो कितने हैं? Na। और जो विलायक के मोल हैं वो Nb हैं। तो अगर आपसे कह दें विलयन के मोल बताओ, तो विलयन के मोल कितने होंगे? बताओ भाई, इसके मोल कितने होंगे? हाँ, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, ये कुल हो जाएंगे। इधर आप लिख लो मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये मान लिया है बच्चों हमने, ठीक है? एज्यूम कर लिया किसी चीज़ का। बात समझना, यानी हमने आपको बताया कि आपके पास विलयन है, उस विलयन में विलेय का मोल Na है, विलायक का मोल Nb है, तो कुल मोल विलयन का कितना हो जाएगा? Na प्लस
NB। बात क्लियर इतनी? अच्छा, अगर अब आपसे हम कहें, अगर हम आपसे कहें बताओ विलेय का मोल प्रभाज बताओ, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश बताओ, कि विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज बताओ, तो मोल अंश कह रहा है ना, तो समझिए आप बच्चों, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए अंकों का अंश, जैसे जब आप हाई स्कूल या इंटर में जब आपका रिजल्ट आता है तो टोटल अंक कितने होते हैं वो नीचे लिखा जाता है। तो टोटल अंक जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, यानी 600 में कितने मिले, तुम्हें 600 में कितने मिले, वही तो होता है। अगर देखा जाए, बात समझना, 600 में कितने मिले, तो मान लिया किसी विद्यार्थी को 600 में 400 मिले, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अंकों का अंश है। ये किसका है? अंकों का अंश, या अंकों का फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, यानी टोटल 600 अंक थे और 600 में उसने गेन कितने किए, तो 400। बिल्कुल उसी तरीके से ये मोल प्रभाज या मोल अंश है, मतलब मोलों का अंश, टोटल मोल कितने हैं उसमें से उसको कितने मिले हैं। बात समझना। तो अगर हम बच्चों यहाँ बात करेंगे, अगर आपसे कोई कह दे बताइए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश अगर निकालने के लिए आपसे कह दे तो बच्चों कैसे निकालोगे। तो हमने आपको बताया है कि विलेय का मोल प्रभाज कह रहा है, किसका कह रहा है? विलेय का। तो बराबर मोल प्रभाज कह रहा है, तो मतलब टोटल मोल कितने हैं उसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो टोटल मोल कितने हैं? Na प्लस NB, Na प्लस NB। बात समझ पाए कि नहीं? टोटल मोल कितने हैं उसको नीचे, और हम निकाल किसका रहे हैं? मोल प्रभाज किसका निकाल रहे हैं? विलेय का। तो विलेय का मोल कितना है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो विलेय का मोल कितना है? Na। बात समझ पाए इतना कि नहीं? तो अगर आपसे कोई कह दे विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश का सूत्र क्या होता है, तो Na अपान Na प्लस NB। इस देखो, इस सूत्र को, मोल अंश को एक शॉर्ट रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो यक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोल अंश को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? x से। अब ये चूंकि विलेय का है, ठीक है, तो इसको चाहो तो आप x स्मॉल a से प्रदर्शित कर लो, ठीक है। तो x a बराबर आपका Na बटे Na प्लस NB आ जाएगा। ये क्या आ गया? तो ये सूत्र आ गया बच्चों विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज का, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होगा? विलायक का मोल अंश। तो अब विलायक का आया है ना, तो जैसे विलायक आ गया तो तुरंत तुम समझ जाओ, तो कुल मोल कितने हैं उसको रखोगे नीचे, उसमें से विलायक को कितना हिस्सा मिला है उसको रखोगे ऊपर। तो कुल मोल कितने हैं बच्चों, तो उसको लिखोगे नीचे Na प्लस NB। उसमें से विलायक को कितना मिला है, तो विलायक का हिस्सेदारी कितनी है? NB। तो अब इसको अगर देखा जाए तो विलायक के मोल अंश को 20 x से प्रदर्शित कर देंगे, लेकिन ये आ जाएगा यक्स b से इसे प्रदर्शित करेंगे, कहाँ से? b से। तो यक्स b बराबर बच्चों सूत्र आ जाएगा NB बटे Na प्लस NB। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये सूत्र आपको दो याद रखने, बिल्कुल सरल हैं ये दोनों सूत्र, विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश। अगर विलेय का कह दे तो कुल मोल कितने उसको रखना है नीचे, और विलेय के मोल कितने उसको रखना है ऊपर, ठीक है। ऐसे विलायक का अगर कह दे तो कुल मोल कितने उसको रखना है नीचे, और विलायक का कितना उसको रखना है ऊपर। तो ये आ गया विलायक का मोल अंश और ये आ गया विलेय का मोल अंश। आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, अभी जब एग्जाम्पल हम इनके सबके देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब ये मोल क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्लियर? इसको पहले नोट। देखो, अच्छा, आज हमें पढ़ना है मोलरता, ठीक है। तो मोलरता क्या होती है, बात समझिए बच्चों। हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि जो सांद्रता की इकाइयाँ चल रही थी, और सांद्रता की इकाइयाँ में पीछे जो हम पढ़ चुके हैं मोल प्रभाज तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हमारा यह है मोलरता। मोलरता क्या होता है? देखो बच्चों, हमने आपको बताया है कि विलयन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फिर से हमने एक विलयन लिया है, और वो विलयन का है पानी का और चीनी के मिश्रण से मिलकर बना, ठीक है। पानी और चीनी के मिश्रण से मिलकर के बना। वो बात समझिए बच्चों, तो पानी और चीनी का मिश्रण अगर लोगे तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा ही। तो ये देखो, पानी और चीनी का मिश्रण शरबत है, अर्थात ये विलयन हुआ बच्चों। क्या हुआ? विलयन। ये कितना लेना है? 1 लीटर। कितना लेना है बच्चों? 1 लीटर शरबत आपने बना लिया, यानी 1 लीटर विलयन आपने बना लिया। कितना बना लिया? 1 लीटर। उस 1 लीटर विलयन, यानी तुमने शरबत 1 लीटर बना लिया,
यानी उस 1 लीटर विलयन में चीनी कितनी घुली है तुम्हारी, 1 लीटर विलयन में चीनी कितनी घुली है। लेकिन चीनी कितनी घुली है वो ग्राम में नहीं बताना है, वो लीटर में भी नहीं बताना है, वो मोलों में बताना है। क्या बताओगे बच्चों? मोल में। 1 लीटर विलयन में, समझना बच्चों, 1 लीटर विलयन में चीनी के कितने मोल घुले हुए हैं, यही बात क्या कहलाएगी? मोलरता। क्या कहलाएगी? मोलरता। फिर से बात समझिए, 1 लीटर विलयन में चीनी के कितने मोल घुले हैं, ये मोलरता कहलाती है। अर्थात मोलरता का अगर सूत्र होगा बच्चों तो क्या होगा, देखो इधर आप, मोलरता बराबर नीचे क्या है बेटा, 1 लीटर विलयन है तो विलयन का क्या है, लीटर है, लीटर का आयतन क्या है ये बच्चों, आयतन। तो नीचे लिखना है विलयन का आयतन। क्या लिखना है? विलयन का आयतन। और ये आयतन लेना काहे में है बच्चों? लीटर में लेना है। तो विलयन का आयतन ब्रैकेट में लिख लो आप लीटर में, ठीक है। क्या बताया बच्चों? विलयन का आयतन लीटर में। यानी हमने क्या बताया, 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले। विलेय आज चीनी थी ना, तो ऊपर लिखोगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। बात समझ पाए कि नहीं बच्चों? इसको मिटाओ, ये समझाने के लिए हमें बताया है। तो ये मोलरता का सूत्र आपका निकल के आ गया बच्चों। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। बिल्कुल आपको दिमाग में ये कंठस्थ कर लेना है कि विलयन का आयतन 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन का आयतन जो कुल है 1 लीटर का है, उसमें कितने विलेय के मोल घुले हुए हैं। बिल्कुल आप चीनी शक्कर वाला शरबत वाला उदाहरण देखो कि 1 लीटर शरबत है यानी विलयन है, ठीक है, उसमें कितने ग्राम चीनी, कितने मोल चीनी घुली हुई है, उसी बात को हम मोलरता कहेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? एकदम क्लियर हो गया होगा डाउट? अच्छा, लेकिन इसी सूत्र को दूसरे रूप में भी बदल सकता है। अगर इस लीटर को हम ml में बदल दें, मिलीलीटर में बदल दें बच्चों, तो देखो कैसे ये सूत्र बदल जाएगा थोड़ा सा। अगर हमें इस लीटर को ml में बदलना है तो ऊपर विलेय के मोल ही रहेंगे बच्चों। क्या रहेंगे? विलेय के मोल। और नीचे देखो बच्चों, हमें पता है कि हमें विलेय का आयतन रखना, सॉरी विलयन का आयतन रखना है, लेकिन आयतन अब काय में रखना है, ml यानी मिलीलीटर में रखना है। तो हमको मालूम है कि 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चों? 1000 मिलीलीटर होते हैं ना, ये पढ़ा है आपने। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो बच्चों जब तुम ये लीटर को अब मिलीलीटर में बदलोगे तो तुम्हें यहाँ पे 1000 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आयतन अब यहाँ पे काय में हो गया है, मिलीलीटर में। एक तो मोलरता का ये सूत्र हो गया और एक ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ठीक है। तो 2 सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? तो मोलरता की अगर परिभाषा बताएं तो क्या कहोगे? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। ये सूत्र आपको याद करना है। इस पे न्यूमेरिकल जितने हम ये आपको बता रहे हैं सभी पे न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। और मोल तो कल हमने आपको बताया ही था, ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से। यहाँ पे बच्चों हमने बताया कि जो मोलरता होती है इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस मोलरता का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। देखो NaOH का एक विलयन है, NaOH का विलयन है और उसका जो NaOH का विलयन की सांद्रता वो कितनी है? 0.25 m, 0.25 m। मतलब ये कह सकते हैं कि 0.25 m का मतलब हो गया मोलरता वाला विलयन है, ठीक है। किसका? NaOH का। मतलब ये हुआ बच्चों कि NaOH का विलयन है तो इसका मतलब हुआ NaOH तुम्हारा क्या होगा? ये बेटा होगा विलेय। क्या होगा? ये विलेय। अब विलयन है चूंकि तो इसका मतलब दूसरा जो होगा वो क्या होगा? पानी। विलायक क्या होगा बच्चों? तो विलायक यहाँ पे पानी होगा कि नहीं? बताओ, होगा कि नहीं? विलायक क्या होगा? पानी। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि नहीं? अच्छा, एक बात तो विलयन जैसे ही हमने कह दिया है तो मतलब एक विलायक आपका पानी और विलेय आपका क्या है? NaOH। हमने लेकिन क्या किया दिया है? NaOH का 2.25 m का विलयन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
पानी और नमक का जो विलयन है वो 1 लीटर है। कितना है बच्चों? 1 लीटर है, तो उसमें केवल 2.5 मोल NaOH घुला हुआ है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया हमने बच्चे कि अगर पानी और नमक का विलयन 1 लीटर है तो उसमें केवल 2.5 मोल NaOH घुला हुआ है। और 1 मोल में तुम तो जानते ही हो कितना NaOH होगा, कितने ग्राम, जानते हो कि नहीं? कल हमने समझाया था आपको। NaOH 1 मोल NaOH में कितना ग्राम NaOH लाना होगा तुमको। तो हमें क्या करना होगा बच्चों? सभी का परमाणु भार हमें लिखना होगा। तो सोडियम का परमाणु क्रम भार कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? कितना होता है भाई? 16 होता है। हाइड्रोजन का 1 ही होता है। जोड़ दोगे सबको, तो सबको जोड़ोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा? 40। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी हम आपसे अगर कहेंगे बच्चों कि 1 मोल NaOH आपको लाना है तो इसका मतलब 40 ग्राम NaOH लाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ मोल कितना है? 0.25 मोल, मतलब 1 मोल का चौथा हिस्सा। बात समझ रहे हो कि? तो 1 मोल तुम्हारा 40 ग्राम है, तो उसका चौथा हिस्सा बच्चों कितना होगा? बटे 4 कर दोगे तो 10 ग्राम होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए कि अगर पानी और नमक का 1 लीटर का विलयन है तो उसमें केवल 10 ग्राम नमक घुला हुआ है। बात समझ पाए कि नहीं? इसका मतलब समझ गया कि नहीं? ठीक है, मतलब NaOH का 2.5 m विलयन का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर अगर पानी और नमक का विलयन है तो उसमें केवल 10 ग्राम नमक घुला है। बात समझ रही है? अच्छा, ठीक, क्लियर, नोट कर लो अभी से। अब हम पढ़ेंगे मोललता। अभी हमने पढ़ा था मोलरता, ठीक है। तो देखिए मोलरता और मोललता में दोनों में थोड़ा सा खास अंतर है। क्या खास अंतर है बच्चों? कि जो मोलरता होती थी आपकी वो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल कितने हैं? किसकी तुलना में? लीटर, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल कितने घुले हुए हैं। लेकिन जो मोललता होती है बच्चों, तो उसकी तुलना हम विलयन से नहीं करते हैं। किससे करते हैं? विलायक से करेंगे। बात समझना बच्चों, किससे करेंगे? विलायक से। तो बात समझिए, मोललता जो होती है उसकी तुलना हम विलायक से करते हैं। कैसे करते हैं? तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल कितने घुले हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोललता। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक, यानी बात समझना। देखो जैसे ये आपका जो है जल है, ये इसमें हमने जल भरा हुआ है तो ये विलायक हो गया बच्चों, ये विलायक हो गया। और इसी में हमने नमक घोल दिया है, ठीक है, इसी में हमने नमक घोल दिया। तो पहले आप जल को 1 किलोग्राम तौल लो। कितना तौल लो? 1 किलोग्राम। उसमें तुमने नमक कितने मोल घोला हुआ है ये बात बताएगा। यानी 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल कितने घुले हैं, यही बात क्या कहलाती है? मोललता। जबकि मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन में विलेय के मोल कितने थे, इसमें विलायक में विलेय के मोल कितने हैं। बस इतना अंतर है दोनों में। मोललता में विलायक होता है, मोलरता में विलयन होता है, ठीक है। बस तो सूत्र इसका लिख देते हैं जल्दी से। तो मोललता बराबर बच्चों, मोललता बराबर 1 किलोग्राम विलायक, या विलायक की मात्रा लिख दो आप चाहो, में 1 किलोग्राम विलायक में ऊपर क्या लिखना है बेटा? विलेय के मोल। क्या लिखना है? विलेय के मोल। बात समझ में आ गई होगी अब। 1 किलोग्राम यानी नीचे विलायक की मात्रा, ऊपर विलेय के मोल, नीचे विलायक की मात्रा, ऊपर विलेय के मोल। तो मोललता बराबर मोल विलेय के मोल बटे 1 किलोग्राम विलायक की मात्रा, ठीक है। वही देखो परिभाषा में लिखा हुआ है, किसी विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। और मोललता को बच्चों इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं बच्चों? स्मॉल m से। जबकि बेटा जो मोलरता था उसको क्या से प्रदर्शित कर रहे थे? तो कैपिटल F से प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है, नोट कर लो इसे।
तो हाँ बस बेटा ये देखो उदाहरण इसका दे दिया हमने, 1 m यानी 1 मोललता का KCl का जलीय विलयन है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें मालूम है मोललता का सूत्र, विलायक 1 किलोग्राम विलायक नीचे होता है, ऊपर इसमें विलय के मोल कितने हैं, तो मतलब ये वो जलीय विलयन है, मतलब विलायक 1 किलोग्राम जल होगा, उसमें 1 मोल KCl के घुले होंगे। कितने होंगे, 1 मोल KCl के। मतलब अब 1 मोल में कितने ग्राम होगा KCl, तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, KCl जो है इसके अणु भारों को हमें जोड़ देना होता है, या परमाणु भार, चूंकि परमाणु है परमाणु भार हमें जोड़ने होंगे। तो कितने होंगे बच्चे, परमाणु भार जोड़ा तो 74.4 ग्राम निकल आया। ठीक है, तो मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम जल में 74.5 ग्राम KCl घुला है। बात समझ पाए, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो अब हम शुरू करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है, जितनी भी इकाइयाँ हमने पढ़ी हैं उन पे आधारित कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है मोलरता के लिए दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ठीक, और एक चीज़ और आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व के पश्चात कुछ बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन दिया उसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं सीधा उत्तर लिख देते हैं। तो होता ये गलत है बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो तो यहाँ पे आपको उत्तर पुस्तिका में हल लिखना होता है। ठीक है, और जब लास्ट में आता है तो उससे उत्तर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो अच्छा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या क्या दिया है वो हमें पहले नोट करना है। क्या दिया देखो, 20.6 ग्राम NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड जो है बच्चों वो 500 ml जल में घुला हुआ है। 500 ml जल में घुला हुआ, यानी जल की मात्रा दी गई है, जल की मात्रा बच्चों दी गई है, कितनी दी गई है, तो है 500 ml। यहाँ देखते रहिए आप लोग ध्यान से। और क्या दिया गया है, तो NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, NaBr सोडियम ब्रोमाइड जो है बच्चों कितना है, 20.6 ग्राम है। इतना बात क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन में दिया है, आपसे पूछ क्या लिया उसने, उसने पूछ लिया है बताइए मोलरता कितनी होगी। मोलरता को बेटा इस कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, ये आपसे पूछा उसने। ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो देखो इधर, तो इसमें हमें M ज्ञात करना है, कैपिटल M। तो मोलरता का सूत्र हमने पढ़ा था अभी, देखो तुरंत आप अब जैसे जितनी चीज़ें दे दी गई है तुरंत उसके सूत्र पे जाओ। और सूत्र मोलरता का हमने पढ़ाया है आपको, मोलरता बराबर क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, विलय के मोल ऊपर होते हैं, विलय के मोल, और नीचे क्या होता है बच्चों, नीचे क्या होता है, तो विलयन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है बच्चों, ये सूत्र हमने पढ़ाया था, देखो ध्यान से देखते रहो, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को कभी तुम। तो विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन यहाँ विलयन देखो, देखो यहाँ विलयन आपका बच्चों क्या है, अगर देखोगे आप ध्यान से तो जल जो है आपका कितना देख दिया गया है, 500 ml दिया है। ठीक है, 500 ml दिया है, तो यहाँ पे लेकिन लीटर में पूछ रहा है, और ये कहा है ml में है। तो एक सूत्र हमने और बताया था आपको, जब लीटर ना दे के ml दिया होता है तो लीटर हटा के यहाँ ml कर लो और 1000 का गुणा कर देते हैं कि नहीं। तो ये वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा बच्चे, लगेगा कि नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो विलयन का आयतन ml में हमें दे दिया गया है, कितना है बच्चों, तो 500 ml। ये 500 ml जल के विलयन में घुला, ये लिखो जल के विलयन, ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लो, जल के विलयन में घुला है। ठीक है, ये होना चाहिए। ऐसे तो देखोगे तो जल है, केवल जल की मात्रा, तो विलायक की मात्रा आ जाएगी ना ये। तो जल के विलयन यानी जल का, ये आपका विलयन कितना हो गया, 500 ml। ठीक है, आ गया ना। तो तुम्हें देखो विलयन की मात्रा तो दे दी गई है ना ml में, कितनी है, 500 ml। अच्छा, अब इसके बाद विलय के मोल तुम्हें निकालने हैं। क्या निकालने हैं, विलय के मोल। क्या मोल दिया है, क्या नहीं दिया, लेकिन मोल तो तुम निकाल सकते हो। सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, मोल बराबर बच्चों क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, होता है कि नहीं। तो भार बटे अणुभार से हम मोल निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ भार कितना दिया गया है आपका NaBr का, 20.6 ग्राम। तो भार आएगा बच्चों 20.6 ग्राम। लेकिन क्या अणुभार इसका दिया गया है क्या बच्चों, NaBr का अणुभार दिया गया है क्या, अणुभार तुम खुद निकाल लो ना,
निकाल लोगे कि नहीं? तो NaBr का अणुभार निकालोगे तो बच्चों कितना होता है NaBr का? देखो NaBr का अणुभार बच्चों कितना होता है? Na का होता है 23 और Br का अणुभार कितना होता है? 80। ये क्वेश्चन में दिया है वास्तव में, ठीक है, दिया रहता है। आपका क्वेश्चन जब देगा तो Na का दे देगा ऐसे 23 और Br का दे देगा 80, और जनरली आपको पता भी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो जोड़ोगे इसको 23 और 80 कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा कि नहीं? तो यही देखो, ये तुम्हारा भार निकल आया, भार तो ये है और अणुभार कितना है ये। तो मोल निकालोगे तो भार बटे अणुभार होता है सूत्र, तो लिखोगे मोल, भार कितना है बच्चों? 20.6, अणुभार कितना है बच्चों? 103। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो दशमलव हटाओ, यहाँ से एक जीरो बढ़ा दोगे, ठीक है। अब यहाँ इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा? देखो ये 103 दूना 2 बार जाएगा, यानी 2/10 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बताओ भाई। और 2 से काटोगे तो 1/5 आ जाएगा। अब 5 का भाग 1 में दोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ भाई। तो इसका मतलब बेटा कितना निकल के आया? देखो 0.2 मोल हमारे निकल आए कि नहीं? अब मोलों की संख्या तो निकल आई, अब बस विलय का मोल रखना है। नीचे क्या रखना है सूत्र में? तो विलायक जो है, सॉरी विलयन जो है उसकी मात्रा रखना है, सब का गुणा कर देना, सॉल्व कर लेना। कर लोगे कि नहीं? बस कर दो। विलय के मोल कितने हैं? 0.2। विलय के मोल कितने हैं? 0.2 बटे विलयन का आयतन ml में है, तो ml में है कितना है? 500, तो 500 लिख दोगे, गुणा 1000 करोगे, 1000 करोगे। अगर ये ml में ना होता, लीटर में होता तो 1000 का गुणा, ठीक है। अब बस आप क्या कर दोगे बच्चों? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखो ये पॉइंट है, दशमलव हटाओ तो चाहो एक और जीरो बढ़ा दो यहाँ पे, तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों आंसर? 2/5 आ जाएगा। और 2 का भाग 5 में दोगे तो कितना आ जाएगा? तो दशमलव में आएगा, 5 चौको 20। कितना आ जाएगा? 5 चौको 20। तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी? 0.4 m। ये आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ पाए कि नहीं? कितना आया बच्चों? 0.4 m आएगा, ठीक है। यम लिख दिया कैपिटल M, मतलब 0.4 मोलरता, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? सरल है, आया होगा समझ में, ठीक है। नोट करो बाजी, यहाँ पे निकल। देखो इधर उस विलयन की, अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मोललता हमें निकालना। मोललता निकालना में मतलब स्मॉल m निकालना है, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन दिया क्या क्या है पहले ये देखो। पहले दिया क्या क्या, सबसे पहले क्वेश्चन जब लगाओगे तो देखोगे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें 11.7 ग्राम NaCl घुला है। यानी NaCl की मात्रा कितनी है बच्चों? ये लिख लेना है, कितनी है मात्रा? तो NaCl की मात्रा पहले लिख लेना है 11.7 ग्राम। अच्छा, इतना तो जान ही गए NaCl विलेय है। क्या है? विलेय। फिर उसके बाद देखो क्या दिया है? जल में घुला है, यानी जल विलायक होगा। तो जल की मात्रा 500 ग्राम, ये लिखना है 500 ग्राम है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। जल की मात्रा कितनी है? 500 ग्राम। अच्छा, इनका हमें मोललता निकालना है, तो मोललता बराबर आप सूत्र लगाओगे, सूत्र तुरंत लिखोगे। तो मोललता बच्चों क्या होता है? यम बराबर ऊपर होता है विलेय के मोल और मिलेय के मोल, और नीचे सूत्र जो होता है वो होता है विलायक की मात्रा कितनी? 1 kg में। विलायक की मात्रा 1 kg में। अब पहले आप देखो, जल विलायक है। जल क्या है बच्चों? विलायक है। क्या इसकी मात्रा kg में है? क्या नहीं है, ग्राम में है। क्या में है? ग्राम में। जैसे ही तुमने देखा ग्राम में है तो मतलब इसको किलोग्राम को हटा दो और यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मात्रा काय में दी गई? ग्राम में। तो मतलब यहाँ ग्राम में करने के लिए आपको क्या करना है? 1000 का गुणा कर देना और नीचे ग्राम कर देना, ठीक। यानी अब इसका तो काम हो गया जल का। अब बचा तुम्हारा NaCl। NaCl दिया काय में है? ग्राम में। लेकिन पूछ क्या रहा है ऊपर? मोल इसके पूछ रहा है, NaCl के मोल। तो मोल, इसको मोल में बदल लो, NaCl को मोल में बदल लो। कैसे बदलोगे बच्चे? तो इस मोल बराबर सूत्र हमें मालूम होता है, हम पढ़ चुके हैं अबे, भार बटे अणुभार बच्चों, ठीक है। होता है कि नहीं? भार बटे अणुभार। तो भार तो दे दिया है 11.7 ग्राम। अब इसका अणुभार NaCl का निकाल लो। तो NaCl का जो
अणुभार निकल के आएगा बच्चों, तो Na का कितना होता है 23, Na का होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5, जोड़ दोगे तो 58.5 आ जाएगा। यानी बेटा जो अणुभार NaCl का कितना है 58.5 और भार कितना है 11.7, तो अब रख दो इसमें, तो भार कितना है 11.7 और अणुभार कितना है बच्चों 58.5, ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से, अच्छा 58.5, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा बच्चों। अब इसको काटोगे तो 1/5 आ जाएगा ना, और 1/5 काटोगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा 0.2 मोल। कितने आ जाएंगे? अब तो मोलों की संख्या आ गई कि नहीं? अरे भाई इसकी देखो NaCl की मात्रा कितनी है, तो इसको 11 ग्राम में मात्रा दी है, तो ये मोल में मात्रा आ गई कि नहीं? बस अब इसी सूत्र में रख दो। हाँ तो मोल रख दोगे तो मोल कितना है, विलय के मोल कितने हैं बच्चों, तो 0.2 मोल, और नीचे विलायक की मात्रा कितनी है, तो 500 ग्राम, और गुणा 1000। अब काट पीट दो, ये कट गए, इससे कट गए, दशमलव बढ़ाओगे अगर तो वही से हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 2/5 आ जाएगा, और 2/5 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 0.4। अब यहाँ पे स्मॉल m लिखना है क्योंकि मोललता निकाली है तुमने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लो।